नाजरीन आदाब, रोज़नामा इनकलाब के दीवान ख़ास में आपका इस्तकबाल है। इस नए सिलसिले की दूसरी किस्त के साथ मैं अज़हर मिर्ज़ा आपसे मुखातिब हूँ। उर्दू ज़बान के लिए काबिल फ़ख्र है कि कई मुमताज़ अदीब और शायर अहम सरकारी अफसर रहे हैं, फिर चाहे डिप्टी नज़ीर अहमद हों या अकबर इलाहाबादी। हालिया तारीख़ पर नज़र डालें तो शुजा खावर और खलील मामून जैसे कई अहम नाम नज़र आते हैं। इन्हीं में एक अहम नाम का इजाफ़ा हो चुका है और वो हैं जनाब कैसर खालिद साहब। कैसर साहब फ़रशनास IPS अफसर, कामयाब शायर, सरगर्म समाजी खिदमतगार और मारूफ पब्लिक स्पीकर हैं। रियासत बिहार से ताल्लुक़ रखने वाले कैसर खालिद साहब महाराष्ट्र में बाद बहार की तरह आए। आप 1997 बैच के IPS अफसर हैं। UPSC के ज़रिए आप महकमे पुलिस से वाबस्ता हुए। ट्रेनी SP शोलापुर के तौर पर आपने अपना करियर शुरू किया। इसके बाद महाराष्ट्र के मुख्तलिफ़ शहरों में आप अलग अलग ओहदों पर आपने अपने फ़राइज़ बखूबी निभाए। अपनी 22 साल से ज़ायद सर्विस में आपने अपनी मेहनत, काबिलियत और लियाकत का लोहा मनवाया है। तो आइए चलते हैं कि शख्स से शख्सियत बनने का ये सफ़र उनका कैसा रहा है। कैसा साहब, दीवान ख़ास में आपका इस्तकबाल है। शुक्रिया भाई। आप रियासत बिहार के पदमपुर एक छोटे से गांव से आप ताल्लुक़ रखते हैं। वो गांव जहां बिजली और सड़क भी उस गांव में नहीं थी उस वक्त। तो ऐसे हालात में जहां वसाइल कम और मसाइल ज़्यादा थे, आपने तालीम कैसे हासिल की और ये आपका तालीमी सफ़र किस तरह ये शुरू हुआ? मैं समझता हूँ कि बच्चों की जो इब्तदाई निगहदाश्त है और उनको जो एक समत देने का काम है वो वालिदैन करते हैं जी। मेरी वालदा को इस बात पर इसरार था कि मेरी अच्छी तालीम हो। तो मेरे गांव में तो उस वक्त एक प्राइमरी स्कूल हुआ करता था और एक मदरसा हुआ करता था, निज़ामी दरस निज़ामी का एक मदरसा था। अब प्राइमरी स्कूल में चौथी क्लास तक की पढ़ाई थी। जहाँ तक मुझे याद आता है 3 उस्ताद हुआ करते थे जो बारी बारी से आते थे। आपको मालूम है देहातों में और ख़ासतौर से अगर उस ज़माने में तो सब डिवीज़न था अररिया, तो वहाँ से अगर किसी जगह पे जाने के लिए ही घंटा भर लगे तो वहाँ कोई स्कूल इंस्पेक्टर वगैरह की आमद मतवक़्क़ी होती नहीं है। तो अमूमन टीचर जो है वो अपनी बारी लगा लेते हैं कि इस हफ़्ते ये, दूसरे हफ़्ते वो, इस किस्म से चलता है। तो 2 या 3 में से 2 टीचर रहते होंगे। और बहरहाल मेयार जो था उस स्कूल का वो बहुत अच्छा नहीं था मेरी माँ की नज़रों में। मेरी ननिहाल में जो स्कूल हुआ करता था वो कदरे बेहतर, बल्कि उस एतबार से बहुत बेहतर था। वहाँ जो हेड मास्टर साहब थे मुंशी जमील अहमद साहब मरहूम, वो बड़े फ़रशनास शख्स थे और तलबा के लिए बड़ी मेहनत करते थे। तो एक 5 साल का मैं रहा हूँगा। मुझे याद है कि 1976 के आसपास मेरी हिजरतों का सफ़र शुरू हुआ और मैं बोरिया बिस्तर बांधकर अपने ननिहाल रवाना कर दिया गया। बहरहाल अपने गांव और अपने ख़ानदान को छोड़कर मैं अपने ननिहाल में चला गया और वहाँ से इब्तदाई दर्जे की तालीम का आगाज़ हुआ। तो 7वीं क्लास तक मैंने उस गांव के स्कूल में पढ़ाई की है। बल्कि ये कहना चाहिए कि वो गांव का स्कूल ऐसा था जो कि लड़कियों के स्कूल हुआ करता था। बच्चों के देहात में लड़कियां कम आती थी तो गवर्नमेंट ने वहाँ पे लड़कों को भी पढ़ने की इजाज़त दी थी और वो गर्ल्स स्कूल आज भी उसका नाम है। अच्छा। तो मेरे ननिहाल का जो स्कूल था वो गर्ल्स स्कूल था और वहाँ पे मैंने पहली से 7वीं क्लास तक की पढ़ाई की है। मैं समझता हूँ कि आज के दौर में आज का ऑडियंस अगर इस चीज़ को देखेगा तो वो शायद नहीं समझ पाए कि आप जब बहुत इब्तदाई उम्र में अपने घर से दूर हो जाते हैं, अपने ख़ानदान से दूर हो जाते हैं, आपको एक दूसरी जगह जाकर रहना पड़ता है, चाहे वो आपके रिश्तेदार ही क्यों ना हो, तो उसका बहुत सारा जो असर होता है वो इंसान की शख्सियत पर पड़ता है और उसको अपने आप को रीडिफ़ाइन करना पड़ता है, अपनी शख्सियत को रीइन्वेंट करना पड़ता है और उसको अपनी एक जगह बनानी पड़ती है। एक आप ये कहें कि आइडेंटिटी क्राइसिस होती है। मैं समझता हूँ कि शायद अब लोग उस चीज़ को इतना महसूस नहीं करें, लेकिन हसास लोग इस चीज़ को महसूस करते हैं और हिजरत ज़िंदगी का एक ऐसा वाक़या बन जाता है जो आपको कभी जिससे आप फ़रार नहीं हासिल कर सकते। जब मैं बहुत सारी जगहों पे देखता हूँ कि लोग अपने ही शहर में, अपने ही गांव में, अपने ही ज़िले में रहे और ज़िंदगी पूरी पूरी वहीं गुजार दी, तो वो शायद उस ज़िंदगी को नहीं समझ पाएँ कि जो हिजरतों के दरमियान गुज़रती है। इसमें कर्ब भी होता है लेकिन इसमें
शख्सी ग्रोथ डेवलपमेंट, या आप कहिए कि आपकी पर्सनालिटी को रिफ़ाइन करने का, आपको री इन्वेंट करने का, और आप तमाम जो ये चीज़ें होती हैं जिसको आप एस्क्रिप्टिव वैल्यूज़ कहते हैं कि मेरे वालिद साहब की वजह से लोग मुझे जानेंगे, मेरे ख़ानदान की वजह से लोग मुझे जानेंगे, इनसे आज़ाद हो जाते हैं और आप अपनी एक नई आइडेंटिटी क्रिएट करते हैं, तो मौका भी मिलता है। लेकिन बहरहाल वो एक ऐसा सफ़र था जिसके दूररस असरात हुए, और मैं समझता हूँ कि शायद अगर हम लोग इस भट्टी में ना तपाए जाते तो यहाँ तक का सफ़र दुश्वार था। अच्छा, ये आपकी जो इब्तदाई तालीम, तो मैं उसमें एक सवाल जोड़ना चाहूँगा कि ये मीडियम कौन सा था आपका? उर्दू, उसके अलावा तो दूसरा कोई मीडियम तस्वूर ही नहीं था उस ज़माने में। अंग्रेज़ी तो हम चौथी क्लास से पढ़ना शुरू किए हैं। अच्छा। और बल्कि मैंने अपनी 10वीं का एग्ज़ाम, बोर्ड एग्ज़ाम जिसको हम कहते हैं, वो उर्दू में लिखा हुआ है। अच्छा। तो उस वक्त तो बिहार में भी चूँकि उर्दू दूसरी सरकारी ज़ुबान भी बन चुकी थी और किताबें दस्तयाब थीं, और घर में जो पढ़ने पढ़ाने का रिवाज था वो उर्दू ही में था, तो मैंने उर्दू में ही पढ़ाई की है। और आप किस तरीके के तालिब इल्म रहे? आपका तालिब इल्मी का ज़माना कैसा था? नालायक? नहीं, मैं आप ये समझ जाएं कि मैं कैसा तालिब इल्म था। जब मैं चौथी क्लास में था तो तब हमारे दूसरे हेड मास्टर साहब आए, मरहूम मजीद अख्तर शम्स साहब। वो भी बहुत सिंसियर आदमी थे। मतलब आप ये उनकी सिंसियरिटी का अंदाज़ा आप यूँ लगा सकते हैं कि हमारे स्कूल में लास्ट का जो पीरियड होता था, आखिरी जो क्लास है, वो गेम्स का होता था। अब देहात में तो गेम्स के कोई वसाइल होते नहीं, ना कोई फुटबॉल ना कोई क्रिकेट का सामान, तो हम लोग को हमारी छुट्टी हो जाती थी, हम वापस आ जाते थे। लेकिन हमारे हेड मास्टर साहब जब तक वो वक्त ख़त्म नहीं होता था स्कूल बंद नहीं करते थे, वो बैठे रहते थे। तो इतने सिंसियर आदमी थे और इसलिए वजह से उनकी तवज्जो भी थी हम लोगों पे। तो एक वाक़या जो मैंने कई जगह पे बयान भी किया है कि मैं चौथी क्लास में था और हमारा जो स्कूल है वो घास फूस का स्कूल था, छप्पर का स्कूल, जिसको कुछ लोग तफन्नुन तबा के लिए कहते हैं टाट पट्टी का स्कूल। तो टाट पट्टी का स्कूल था और एक कमरा जो था वो पक्का था और ऊपर खपरेल की छत थी, खिड़की थी, पीछे एक नहर जाती थी। तो आपको मालूम होगा कि देहातों में या आज भी जहाँ नहरें हैं तो नहर की जो मुंडेर होती है ना, वो सड़क का भी काम करती है, उसका जो बांध होता है। तो उन्होंने एक दूसरे स्कूल के एक उस्ताद और कुछ बच्चों को जाते हुए देखा, तो उनको पुकारा कि ये बच्चे और ये उस्ताद कहाँ जा रहे हैं। वो शहर की समत जा रहे थे। तो वापस आए, पूछा कि आप लोग कहाँ जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि आज चौथी क्लास का स्कॉलरशिप का एग्ज़ाम है और अररिया जो वहाँ से 3-4 किलोमीटर दूरी पे था वहाँ पे है। उन्होंने पूछा अच्छा रुको थोड़ी देर, और चौथी क्लास में अपने कौन कौन से बच्चे हैं। तो मैं भी था उस वक्त चौथी क्लास में। तो फ़ौरन है ना जमा किया गया 3 बच्चों को, और हमारे वो उस्ताद थे मरहूम लालू पासवान, वो हमें हिंदी और हिसाब पढ़ाते थे। तो उनको हमारी जिम्मेदारी दी गई कि आप इन बच्चों को ले जाकर इम्तिहान दिलवाइए। तो उन्होंने हमें बुलाया और कहा कि देखो मेरे पास साइकिल है, साइकिल में मैं ज़्यादा से ज़्यादा 2 लोगों को बिठा सकता हूँ, तुम लोग हो 3। तो इसका मतलब ये है कि एक लड़के को तो दौड़ना ही पड़ेगा, तो मैं नाइंसाफ़ी नहीं कर सकता हूँ, इसलिए मैं ऐसा करता हूँ कि मैं साइकिल चलाता हूँ और तुम तीनों बच्चों साइकिल के पीछे दौड़ो। वो 4 किलोमीटर वो साइकिल चलाते हुए गए और हम तीनों बच्चे उनके पीछे दौड़ते हुए गए। किस लिए? स्कॉलरशिप का इम्तिहान देने के लिए। बहरहाल आप समझ सकते हैं कि जब हम पहुँचे होंगे शहर में तो हमारा क्या हाल होगा। गाँव का बच्चा, देहात का बच्चा 4 किलोमीटर दौड़ के आया धूप में, तो पसीना पसीना होगा। और आप जाते हैं, पंखा चल रहा है, सारे लोग बैठे हुए हैं, ठीक ठाक कपड़े पहने हुए हैं, कलम है, कागज़ है सबके सामने, और आप जाके चुपचाप ऐसे बैठते हैं। तो एक अजीब सी कैफियत होती है। बहरहाल हमने वो एग्ज़ाम दिया और अल्लाह का शुक्र ये हुआ कि मुझे वो स्कॉलरशिप मिल गई। और उस हवाले से मुझे ज़िंदगी में पहली बार बैंक जाने के इत्तेफाक हुआ। अब उस वक्त मैं छोटा सा था और बैंक में आपको मालूम काउंटर होता है इतना ऊंचा, तो मैं ऐसे झांक करके देखता तो उस तरफ कौन सी दुनिया आबाद है। तो मैंने अपना अकाउंट खुलवाया और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, मुझे याद है कि वहाँ पे मेरा पहला अकाउंट खुला और कुछ पैसे मिलते थे मेरे ख्याल से उस वक्त 15 रुपये फ़ी महीने के हिसाब से 2 साल तक मुझे वो स्कॉलरशिप मिली है। तो हमारे उस्तादों का हम लोगों पे जो मैं समझता हूँ कि करम रहा, तवज्जो रही, और उन्होंने कोशिश ये की कि जहाँ तक उस एक लिमिटेड माहौल में जो चीज़ें हो सकती थी ग्रोथ के लिए, जो इम्तिहान हम दे सकते थे, उसमें ले जाया जाए, उसमें बच्चे को बैठाया जाए
और उसको अपनी सलाहियत को आजमाने का मौका दिया जाए। और यहाँ से हमने इस बात को सीखा कि अगर आपको कोई मौका मिलता है तो आप कोशिश ये करें कि आप अपना 100 के 110% उसमें दें। और शायद वो एक जिसको आप कहते हैं एक साइकिल है, एक दायरावार सफ़र चलता है देहातों में कि आपके ख्वाब छोटे होते हैं, सपने बहुत छोटे होते हैं। अमूमन देहातों में जो माहौल था कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ के क्या करेंगे, तो आप डॉक्टर बन सकते हैं, आप इंजीनियर बन सकते हैं, आप अगर इनमें कुछ नहीं जमा तो कहीं टीचर बन सकते हैं, वकील बन सकते हैं। यही कुछ ऐसी चीज़ें थी, 3 4 5 चीज़ें जो कि आपकी अल्टीमेट गोल्स हुआ करती थी। लेकिन इन एग्ज़ाम में जाने और वहाँ कामयाब होने और इसके अलावा जो एक्सपोज़र मिला हमें, उससे मेरे सपने बड़े होते गए और मैंने सपने देखने शुरू किए। और मैं शेयर करना चाहूँगा लोगों के साथ कि उस वक्त तो कोई ऑडियो विजुअल चीज़ होती नहीं थी, कोई टीवी नहीं था, कोई इंटरनेट नहीं था, मोबाइल नहीं हुआ करता था, तो बहुत सारी मैगज़ीन्स आती थी घरों में, अखबार आते थे, तो मैं सबको पढ़ जाता था। तो उन चीज़ों को पढ़ने से एक तफक्कुर जिसको कहते हैं ना, सोचने का सिलसिला पैदा हुआ। मैं एक छोटी मिसाल इसकी देता हूँ। अब देखिए, जैसे यहाँ शाहिद भाई बैठे हैं, एम ए राहत बड़े दास्तान गो हुए हमारे दौर के। एम ए राहत वो शख्स थे जिनकी कि 8-8 10-10 दास्तानें बैक वक्त शाये होती रहती थी। कुछ होमा में शाये हो रही है, कुछ सबिश्ता में शाये हो रही है, कुछ कहीं शाये हो रही है। 30-30 40-40 पेजेस की उनकी दास्तानें चलती रहती थी। अब मैं छोटा 6ठी क्लास का स्टूडेंट उस दास्तान को पढ़ रहा हूँ। तो अब कोई सेटिंग अफ़गानिस्तान में है, कोई सेटिंग पेरिस में है, कोई लंदन में है, मैंने तो कभी देखा नहीं, तो मैं वहाँ पहुँचूँगा कैसे? तो मैं सोचता था, ख्याल करता था, अरे ये गली ऐसी होगी, शहर ऐसा होगा, बिल्डिंग ऐसे होंगे, इस किस्म से लड़ाई हुई होगी, इस किस्म से चीज़ें हुई होंगी। तो एक तो ये, फिर उस वक्त और कोई दूसरी जो चीज़ें होने लगी वो ये कि आपको जब नई नई चीज़ें सामने आने लगी, जैसे मुझे चस्का लग गया इब्न सफ़ी को पढ़ने का। अब मेरे वालिद साहब को बड़ा शौक़ था, मुझे याद है कि निखत बुक डेपो इलाहाबाद, वहाँ से ये छपा करती थी। तो बहरहाल मेरे वालिद साहब इब्न सफ़ी की नावल लाते थे, नज़र बचा करके स्कूल चले गए तो फिर उसको भी पढ़ जाता था। अब उसमें 2 सीरीज़ है, इमरान की सीरीज़ है और फरीदी और कैप्टन हमीद की सीरीज़ है। अब आप उन चीज़ों को जब एक बच्चे की नज़र से देखेंगे ना, तो आपको एक दूसरी दुनिया वहाँ मालूम होगी, दूसरी दुनिया है, कैसे सोचते हैं, कैसे चीज़ों को करते हैं, हथियार कैसे होते हैं और चीज़ें कैसी होती हैं। तो बुनियादी तौर से जो फ़िक्र है वो धीरे धीरे ऐसे वजूद पजीर होती है, डेवलप होती है। तो ये इन चीज़ों ने मुझे सपने देखने शुरू करा दिए और मैं समझता हूँ कि फिर मैं सोचने लगे मैंने ऐसा ही क्यों होना है, मतलब यही एक छोटा सा जो दायरा है इसी में मुझे क्यों रहना है, इसके आगे क्या है। तो कैसे साहब, इसी में ये जो चीज़ है कि आप स्कूल से ये सारी सरगर्मियाँ, इल्मी सरगर्मियाँ आपकी शुरू हुई, आपकी कॉलेजिंग जो है वो कहाँ से हुई, और ये जो सपने आपने जो बुनने का जो काम शुरू हुआ, तो ये असल तो फाउंडेशन कॉलेज से ही शुरू हुआ होगा, ये इस बारे में आप बताइए। ये पटना में एक कॉलेज है, साइंस कॉलेज पटना, वो बिहार का बेहतरीन कॉलेज हुआ करता था उस वक्त, और उसमें रहते थे जहाँ मुंतखबी रोज़गार के, या पढ़ते थे जहाँ मुंतखबी रोज़गार के। तो वो एक ऐसा इदारा था जिसमें कि जो टॉपर्स थे वही आते थे, और उस ज़माने में उसका कट ऑफ बहुत हाई हुआ करता था। तो मेरे बोर्ड में ठीक ठाक मार्क्स थे, तो मुझे साइंस कॉलेज पटना में एडमिशन मिल गया। और अल्लाह का और करम ये हो गया कि मैं उसमें मुझे हॉस्टल मिल गया वहाँ पे, जो उसमें से भी और जो थोड़ा ऊपर हैं उनको मिलता था। और जब मैं साइंस कॉलेज गया हूँ और वहाँ उसके बाद हॉस्टल गया हूँ, तो उसकी दुनिया ही दूसरी थी। जब तक आप देहात में या एक छोटे शहर में रहते हैं, एक माशरा होता है जो कि आपके ही जैसा होता है, वैसे ही लोग होते हैं। ज़्यादातर लोगों को आप जानते हैं, ये इस गांव के हैं, इनके वालिद ये काम करते हैं। और वहाँ तो देहातों में ज़मीन कितना है, तुम्हारे पास कितनी ज़मीन है, इसी से बात होती थी। अब जब साइंस कॉलेज पटना में गया तो वहाँ तो किसी के फादर किसी चीज़ में, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई सिविल सर्विस में, कोई बिज़नेस में बड़ा आदमी है, और बहुत सारे तो ऐसे लोग तो जो कई जनरेशन से कामयाब थे, मतलब बाप दादा ऐसे सारे के सारे लोग कुछ ना कुछ अच्छा कर चुके थे ज़िंदगी में। अच्छा, वो अंग्रेज़ी मीडियम से पढ़े हुए लोग थे जो बिहार के या हिंदुस्तान के बड़े बहुत अच्छे जो स्कूल थे वहाँ से पढ़े हुए थे, CBSE बोर्ड, कोई ICSE बोर्ड, को किसी बोर्ड से, मैं तो बिहार बोर्ड से पढ़ा हुआ आदमी। तो जब मैं उनके दरमियान गया तो मैं अक्सर ये सोचता था कि ये लोग स्मार्ट कैसे मुझसे ज़्यादा हैं,
इनके अंदर क्या सलाहियत है, इनके अंदर कॉन्फिडेंस कैसे इतना ज़्यादा, ये इतनी अच्छी ढंग से गुफ्तगू कैसे करते हैं, इन पे इनकी अंग्रेज़ी पे पकड़ कैसे है। और वहाँ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश था, तो मुझे तो अंग्रेज़ी में सब चीज़ करनी थी। वो वहाँ जिसको आप कहते हैं ना री अवेकनिंग होती है इंसान की। जैसे मैंने कहा कि शुरू में मुझे अपने आप को रीडिफाइन करना पड़ा कि मैं कौन हूँ। वहाँ जाने के बाद दूसरी बार मुझे ये सफ़र तय करना पड़ा कि मैं इस माशरे में कैसे सर्वाइव करूँगा। आज जो बहुत सारे बच्चे हमारा जो अच्छे इंस्टीट्यूशन में जाते हैं ना, हौसला हार देते हैं, हिम्मत टूट जाती है उनकी, डिप्रेशन में जाते हैं, सुसाइड कर लेते हैं और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लोग कोर्सेज छोड़ देते हैं। अब आप मेरा ख्याल करो कि मैं उर्दू मीडियम से पढ़ा हुआ बच्चा एक अंग्रेज़ी मीडियम के बिहार के बेस्ट कॉलेज में हूँ। मेरा राब्ता या मेरा कंपटीशन है, मेरे क्लासमेट वो हैं जो कि बहुत अच्छे स्कूल से पढ़े हुए हैं, कॉन्वेंट से, डीपीएस से या और बहुत अच्छे पब्लिक स्कूल से, और मुझे उनके दरमियान सर्वाइव करना है। अच्छा, चूँकि मैं हॉस्टल में भी चला गया था तो मैं अक्सर ये सोचता था कि भाई मैं तो लालटेन जला के पढ़ाया हूँ और मैं इनसे ज़्यादा नंबर लाया हूँ, ये फिर हमसे आगे कैसे है। तो वहाँ पे दो सूरत थी, या तो आप राह फरार इख्तियार कीजिए, आप भाग जाइए वहाँ से, या आप अपने आप को उस दर्जे पे लेके आइए। दूसरा रास्ता मुश्किल है, लेकिन क्या है, खुदसर लोग होते हैं ज़िंदगी में, वो ऐसी चीज़ें ले लेते हैं, ऐसे फ़ैसले। तो मैंने कहा कि इनमें जो अच्छाइयाँ हैं ना, मुझे अपने अंदर उसको लाना है। तो कैसे लाना है? तो फिर मैं उनको देखता था वो क्या चीज़ करते हैं। मेरा जनरल नॉलेज ज़ीरो, गांव में कोई अखबार तो आता नहीं था, मैगज़ीन जो थोड़ी बहुत आती थी वो पढ़ के रखी थी, लेकिन आप मुझे पूछिएगा कि रॉड लीवर कौन था तो उस वक्त मुझे ये मालूम नहीं था, या बजॉन बॉग कौन था, या और बाकी चीज़ें कौन थी, तो कुछ इल्म ही नहीं था उस वक्त। हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा रेडियो एक मीडियम हुआ करता था, जिस पे कभी हम BBC, कभी रेडियो जर्मनी, कभी वॉइस ऑफ अमेरिका, और बाकी रेडियो नेपाल भी पकड़ता हमारे यहाँ। तो इन चीज़ों को सुन लेते थे, गाने सुन लेते थे, लेकिन जनरल नॉलेज बहुत, जिसको कहिए कि वीक थी, मेरी कमज़ोर थी। अंग्रेज़ी बोलनी नहीं आती थी, तो वो दूसरा मसला। फिर क्या है कि हम जिस माहौल से गए थे वो पूरे लड़कों का माहौल था। हमारे क्लास में 10-12 लड़कियाँ होंगी, वो क्लास के वक्त क्लास आती थी, फिर वापस कॉमन रूम में चले जाती थी, हमारा उनसे कोई राब्ता नहीं था। और यहाँ तो हमारे साइंस कॉलेज पटना में मैं जिस सेक्शन में था, बायोलॉजी का एक सेक्शन होता था D, A, B और C मैथ्स के सेक्शन थे, बायोलॉजी सेक्शन D था, वो 283 रोल नंबर से स्टार्ट होता था और पहला लड़का 330 पे था। तो आप समझिए कि 30-40 लड़कियाँ हमसे आगे थी मार्क्स में भी। अब उनके दरमियान मुझे रहना है, उनसे गुफ्तगू करनी है, वहाँ सर्वाइव भी करना है। तो बुनियादी तौर से एक आप ये कहें कि री-इवैल्यूएशन पूरी तरीके से करना पड़ा, और ये मुश्किल सफ़र था। और पहले ना बच्चा, मैं ज़िंदगी में पहली बार अपने ज़िले से बाहर तब गया था जब मैं पटना गया हूँ। तो आप ये समझिए कि एक देहात का आदमी, उसको अचानक आप पटना में लाके फ़िक्स कर देते हैं। लेकिन वो होता है कि एक चीज़ जो बुज़ुर्गों ने सिखाई थी, और मैं समझता हूँ कि मैं नौजवानों को ये बात कहना चाहूँगा कि फ़रार जो है ना ऑप्शन नहीं है, भागना, छोड़ना, हिम्मत हार देना ऑप्शन नहीं है। अगर आप कहीं तक पहुँचे हो तो आपके अंदर ज़रूर कोई सलाहियत रही होगी, कोई मेरिट होगा, तो वो आपकी एसेट है, आप उस पर बिल्डअप कर सकते हैं। तो मैंने कोशिश वही कि मैं उस पर बिल्डअप करूँ, और 2 साल बहुत मेहनत करनी पड़ी, बहुत कोशिश करनी पड़ी, बहुत कुछ सीखना पड़ा। और दूसरी चीज़ ये कि जो चीज़ नहीं आती थी उसको पूछने में कभी कोई शर्म या आर महसूस नहीं की। मुझे नहीं आती तो मैं आपसे पूछूंगा, सब ये कैसे होता है, ये ज़रा बताना इसको मुझे। तो आप अगर ये कस्बे फैज़ जिसको हम कहते हैं ना, सीखने का अमल जारी रखिएगा, तो मैं समझता हूँ कि धीरे 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 आपकी शख्सियत में बहुत सारी चीज़ें आने लगेंगी। फिर आपको हौसला आने लगता है, फिर आपको लगता है कि नहीं मैं ये काम कर सकता हूँ। और जब आप बहुत दुखी हूँ तो फिर आप कुछ ऐसी चीज़ें सुनिए या कोई ऐसी चीज़ पढ़िए जिससे कि आपको जो है थोड़ा सा हौसला मिले। और कुछ नहीं काम करता तो जाके वो हॉरोस्कोप आते हैं पेपर में, उसको पढ़िए। अच्छा कैसे साहब, ये कॉलेजिंग के दिनों में आपने तय कर लिया था सिविल सर्विस का, या कुछ और था कि ये बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे? बुनियादी तौर से मैंने ये देखा, मैं चूँकि देहात का रहने वाला आदमी हूँ, तो मैंने जुल्म को बहुत नज़दीक से देखा है। और देहात में तो आपको मालूम है कि सबसे जो ज़्यादा जुल्म होता है वो सूद की वजह से होता है। अगर आपने महाजन से पैसा ले लिया तो मुझे नहीं लगता कि आप उसके चुंगल से कभी छूट पाएंगे। और कुछ वाक़े ऐसे हुए जिसने मुझ पर बहुत गहरा असर छोड़ा। एक हमारे लोकल महाजन साहब थे जिनकी किराना दुकान भी थी। तो एक बार मैं अपने वालिद साहब के साथ, वो टीचर थे,
गया कुछ सामान लेने के लिए, तो वो कैलूला कर रहे थे, सो रहे थे दोपहर में। तो उनका नौकर मिला हमें वहाँ पे, तो वालिद साहब ने उनका मुझसे तारुफ़ कराया कि कैसर इनसे मिलो, ये मेरे क्लासमेट हुआ करते थे स्कूल में। अब आप समझिए कि 1940 या 50 के दहाई में जो आदमी स्कूल जा रहा हो तो उससे एक बेहतर मुस्तकबिल की उम्मीद हो सकती थी। तो मैंने पूछा कि सर आपको ये जो है आप पढ़ते थे तो आप फिर ये नौकरी, मतलब नौकर के बहुत कलील इसमें जो हल जोतने वाला इस किस्म का था, तो आप यहाँ कैसे आ गए? तो कहने लगा बाबू क्या बताएं, मेरी पड़ोसी जो थी उससे कुछ मुकदमे माजी हो गई एक ज़मीन के सिलसिले में, तो इन्होंने कहा कि तुम पैसे की फ़िक्र मत करना, तुम केस लड़ो। और मैंने इनसे कुछ पैसे उधार लिए और उसे का तावान आज तक भुगत रहा हूँ, अदा कर रहा हूँ कि वो पैसे मुझसे अदा नहीं हुए, मेरी सारी ज़मीन इनके पास चली गई और मैं अब इनके पास नौकरी कर रहा हूँ। और मैंने देहातों में देखा है कि आपकी ज़मीन कब्ज़ा कर लेते, आपकी जानवर या मवेशी को खोल के ले जाते हैं, दरवाजे बाकी लोग गाली गलौज भी करते हैं, और उनको फलते फूलते देखा और आम लोगों को उसके जब्र के तले मैंने कुचलते हुए भी देखा है। इसके अलावा जो दूसरी चीज़ है वो ये है कि अगर आपको मदद की ज़रूरत भी है तो आप जाएंगे किसके पास? अब बिहार में तो आप देखते होंगे ना कि, बल्कि यूपी में भी ये मैंने देखा है कि कोठियाँ होती हैं बड़े ऑफिसर्स की, और उस कोठी के सामने एक बावर्दी आदमी जिसकी मूछें भी बड़ी बड़ी होती हैं एक बड़ी सी बंदूक लेकर घूम रहा होता है। अब देहात का आदमी तो 20 फुट दूर से देख करके घूम जाता है वहाँ से, उसको डर लगता है, खौफ महसूस होता है। तो हुकूमत के वो अहलकार जिनका के काम है कि वो लोगों की मदद करें, जहाँ लोगों का खैर मकदम होना चाहिए, वेलकम होना चाहिए, वहाँ लोग डरते हैं। तो बहुत पहले मेरे जहन में ये ख्याल आया कि मैंने कुछ ऐसा काम करना चाहिए जिससे कि मैं समाज के लोगों की मदद कर सकूं। आप हर प्रोफेशन में समाज के लोगों की मदद करते हैं अपने तौर से, कोई पढ़ा रहा है तो वो मदद कर रहा है, कोई इलाज कर रहा है, कोई कंस्ट्रक्शन कर रहा है, रोड बना रहा है, ब्रिजेस बना रहा है, वो मदद करता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि सिविल सर्विस एक ऐसा ज़रिया था जिसमें शायद आप ज़्यादा डायरेक्टली और ज़्यादा पावरफुल ढंग से लोगों की मदद कर सकते हैं। तो इसलिए मेरे जहन में ये खाका शुरू में उभर आया कि मैंने इसको ज्वाइन करना चाहिए, इसमें जाना चाहिए। दूसरी कि समाज में जो इज़्ज़त मिलती है अलग अलग प्रोफेशन के लोगों को, उसमें मैंने महसूस ये किया कि अगर आप अच्छे सिविल सर्वेंट हैं तो शायद आपको ज़रा समाज ज़्यादा सुनता है, आपके बातों का असर लोगों पे ज़्यादा होता है, और आप एज रोल मॉडल बहुत लोगों को इंस्पायर कर सकते हैं। तो जब आप इस ढंग से कोई चीज़ कर सकते हैं तो क्या हो सकता है कि ना सिर्फ कि आप अपनी तकदीर बदल सकते हैं, बल्कि बहुत सारे लोगों को अपनी तकदीर बदलने के लिए आप मोटिवेट कर सकते हैं। तो इसलिए एक जहन में मुझे खाका बचपन में था, और जब मैं तीसरी या चौथी क्लास में रहा हूँगा तो उस एरिया के जो SDO साहब थे, वो चौहान साहब एक थे, डायरेक्ट IAS ऑफिसर थे, वो हमारे स्कूल में एक बार आए। जैसा मैंने आपको अर्ज़ किया कि मेरा स्कूल तो टाटपट्टी का स्कूल था, तो SDO साहब आ रहे तो उनको कहाँ बैठाया जाए। तो हमारे स्कूल के सामने एक आम का पेड़ हुआ करता था, बड़ा सा पुराना पेड़, तो उसके नीचे जो है टेबल कुर्सी लगाई गई, और हम सारे तो ज़मीन पे बैठे हुए थे। हम तो चौथी क्लास तक जो है वो सीमेंट की बोरी पे बैठते थे। वहाँ गए, फिर उनकी तकरीर हमने सुनी, और जिस हिसाब से लोग उनसे रुजू हो रहे थे और जो उनका असर था, मतलब आप ये कहें कि शहर आगे माहौल था, लोगों पे जैसे जादू हो। तो मैं ये सोचने लगा कि ये जादू है किस चीज़ का। तो ये ना वो थोड़ी फ़िक्र वाली जो बात थी ना कि हमें जो दिखती थी उससे आगे और क्या चीज़ है, उसके बारे में सोचता था। तो मुझे लगा कि शायद जिस प्रोफेशन में ये हैं, जिस नौकरी में ये हैं, उसकी वजह से ये माहौल पैदा करने में कामयाब हुए हैं। तो शायद अगर हम उस रास्ते पे चले तो ये माहौल हम लोग भी पैदा कर सकते हैं। तो बस ये फिर दीवानगी का सफ़र है। अच्छा, ये तो 90 के दहक का वो वक्त था जब इतनी बेदारी भी नहीं थी सिविल सर्विसेज के तई, तो आपने ये इरादा तो कर लिया कि करना है, लेकिन ये आगे का जो सफ़र था ये कैसे आपने तय किया, और ये आपने कहाँ से की है, तैयारी कैसे की आप? जुनून गालिब जब हो जाता है तो उसके बाद राहें निकलनी शुरू हो जाती हैं। तो मैं साइंस कॉलेज पटना में था। अब जिस हॉस्टल में मैं था वो हम लोग कुछ 20 बच्चे थे। हम में से 3 लोगों को छोड़ करके बाकी या तो इंजीनियरिंग में चले गए या मेडिकल में चले गए। हम 3 लोग बच गए, और उसमें भी बाद में कई लोग सिविल सर्विस में आए। जो हमारे बैच का ऑल इंडिया टॉपर है सुनील बर्नवाल, वो मेरा हॉस्टल मेट है।
तो मैंने ये इरादा किया और मैंने तब तक कई इंटरव्यूज़ पढ़ लिए थे। और अगर आपको याद हो कि 1987 में आमिर सुबहानी साहब वो ऑल इंडिया टॉपर थे, और आमिर सुबहानी साहब मेरे कॉलेज के सीनियर थे, साइंस कॉलेज पटना से थे। उसके अगले साल प्रशांत हुए, वो भी साइंस कॉलेज पटना के। तो कई लोग साइंस कॉलेज पटना से ऑल इंडिया टॉपर होते गए। तो अब कंपटीशन सक्सेस रिव्यू एक मैगज़ीन आती थी उस ज़माने में, अब उसका इंटरव्यू पढ़ता था मैं कि क्या है। तो धीरे धीरे ये पता लगा, यह समझ में बात ये आई कि +2 आप साइंस से कर लो, फिर आप ह्यूमैनिटीज़ की तरफ स्विच कर लो। तो क्या होता है कि एक साइंस का बैकग्राउंड आपको आ गया होता है, और आप ज़रा ह्यूमैनिटीज़ पढ़ लीजिएगा तो आपको जनरल नॉलेज भी बेहतर हो जाएगी। तो मैंने ये स्विच +2 करने के बाद लिया। हालांकि बहुत सारे लोग आके मुझे समझा गए उस वक्त कि ये तुम ख़ुदकुशी जैसा कुछ कर रहे हो, तुम अच्छे स्टूडेंट हो, तुम मेडिकल में जा सकते हो, तो तुम क्यों नहीं करते हो। लेकिन बहरहाल वो जुनून का सफ़र जो है वो कहीं ना कहीं आपको सेहरा की तरफ लेके जाता है। तो फिर मैं वहाँ से पटना कॉलेज पटना चला गया और मैंने ज्योग्राफी में एडमिशन ले लिया। ज्योग्राफी आपका मजमून था? हाँ, मैं ग्रेजुएशन में आके पहली बार ज़िंदगी में, अच्छा, मैंने आपको कहा मैंने तो बायोलॉजी पढ़ी हुई है, फिज़िक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी इंग्लिश, ये मेरा वहाँ का मजमून था +2 में। लेकिन जब हमने देखा कि अगर मुझे ह्यूमैनिटीज़ की तरफ जाना है तो मुझे कौन सा सब्जेक्ट है जो सूट करेगा, मेरे मिजाज के मुताबिक होगा, तो हमने ये पाया कि या तो मैं इकोनॉमिक्स ले लूँ, या मैं फिर ज्योग्राफी ले लूँ, या फिर साइकोलॉजी ले लूँ। ये तीनों चीज़ें ज़रा साइंस के करीब तर हैं। तो फिर बात फिर ज्योग्राफी पे आके ठहर गई, और फिर मैं पटना कॉलेज चला गया। और बल्कि मैं आपको ये बताना चाहूँगा यहाँ पे कि एक साइंस कॉलेज का माहौल और एक आर्ट्स कॉलेज का माहौल, इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो सियासत हो, नारेबाजी हो, मारा मारी हो, और आइडियोलॉजी की बहस हो, ये जंगें नॉर्मली साइंस स्ट्रीम में कम होती हैं या नहीं होती हैं। जब आर्ट्स या ह्यूमैनिटीज़ के स्ट्रीम में आते हैं तो ये तमाम चीज़ें जो हैं अपने पूरे रंग रूप के साथ वहाँ जलवा अफरोज़ होती हैं। फिर हमने वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें देखी, हमने क्रिमिनलाइजेशन भी देखा एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का, हमने एग्ज़ाम का बाइकआउट भी देखा, हमने वीसी आपकी गाड़ी को जलाते हुए लोगों को देखा, हमने पथराव देखा है एग्ज़ाम सेंटर पे, और बहुत सारी चीज़ें वहाँ देखने को मिली। और उस स्टेज में क्या है कि जब मैं एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज की तरफ गया तो अमूमन क्या होता है कि जहाँ पहले से एक जनरेशन आ रही है और उनका एक ग्रुप बना हुआ है, और आप अचानक बाहर से आते हैं और आप टॉप कर जाते हैं, तो आप फ्री फंड में बहुत सारे दुश्मन पैदा कर लेते हैं। तो ये दुश्मनी भी वहाँ काम आई मुझे, इन द सेंस कि वो जीने का सलीका और तरीक़ा सिखाया कि भाई कैसे होना चाहिए और वहाँ आप सर्वाइव कैसे करेंगे। तो पटना कॉलेज का माहौल बहुत जुदा था। अब समझिए कि 2 साल तो मेरे सेशन लेट हो गया। मुझे 92 में पास कर लेना था ग्रेजुएशन, लेकिन मैं 94 में पास आउट हुआ हूँ। और लेकिन वहाँ पे क्या था कि फिर मैं इंस्टीट्यूशन की बात करता हूँ कि वहाँ हमारा एक हॉस्टल था, इकबाल हॉस्टल, जिसमें हम रहते थे। हमारे उस वक्त सुपरिटेंडेंट थे शमशेर ज़ोहा साहब, मरहूम शमशेर ज़ोहा साहब फ़ारसी के उस्ताद थे पटना कॉलेज में, और हॉस्टल के सुपरिटेंडेंट भी थे। अमूमन आप देखेंगे कि लिटरेचर वगैरह के जो लोग होते हैं उनको स्टूडेंट के डेवलपमेंट में उतनी शायद इंटरेस्ट नहीं हो जितना कि बाकी ह्यूमैनिटीज़ के दूसरे लोगों को में होता है। लेकिन शमशेर ज़ोहा साहब ने एक बड़ा अच्छा माहौल तैयार किया था हॉस्टल में। डिबेट्स ऑर्गेनाइज करते थे, क्विज़ ऑर्गेनाइज करते थे, और उस एतबार से वहाँ एक माहौल पढ़ाई का बन गया था। और चूँकि हम लोग 3-4 लोग साइंस कॉलेज पटना से आ गए थे उस बैच में, हम लोग अपने साथ वो एक ट्रेडिशन भी साथ लेके आए थे। तो उन्होंने हमें प्रमोट किया, हमें मतलब हमारे उस हॉस्टल को प्रमोट किया, और वहाँ इस किस्म की चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करने की वजह से ना मुझे बहुत कुछ और पढ़ना पड़ा। जैसे हमारे साथ एक हमारे अजीज़ थे, वो अभी ऑडिट सर्विस में हैं, हवैदा अब्बास सिद्दीकी, बहुत अच्छे स्टूडेंट, बहुत स्ट्रगल करके आए, लेकिन डिबेट बहुत अच्छा वो बोलते थे, और क्विज़ में भी अच्छा था उनका नॉलेज। अब उनसे कंपटीशन होता था। दूसरे हमारे थे, अभी प्रोफेसर हैं अलीगढ़ में, मोहम्मद अकरम, वो भी साइंस कॉलेज से आए हुए थे। तो अब ये सारे लोग जो हैं वहाँ मौजूद थे। तो अब मैं देखता था कि ये क्या पढ़ रहे हैं, तो मुझे क्या पढ़ना है, और बहुत सारी चीज़ों को पढ़ना पड़ा। जो कि डिबेट में कोई ऐसा इशू या टॉपिक आएगा जिस पे आपको गुफ्तगू करनी है, तो आपको इल्म तो होना चाहिए। तो हमने ये देखा कि हम लोगों ने एक बड़ा सेहतमंदाना माहौल वहाँ पे पैदा किया, जिसमें कंपटीशन भी था, अखुवत भी थी,
लेकिन साथ ही साथ ये जो दूसरे से बेहतर आप कैसे करेंगे, हाउ टू आउट परफॉर्म अदर्स, ये एक वहाँ से हम लोगों को सलीक़ा आया। और उस हवाले से क्या हुआ कि देखते देखते उस 3 साल की जिद्दोजहद में, मशक्क़त में हम लोगों का सबका लेवल जो है एक हद तक ऊपर हो गया। और हमारा बैच शायद वाहिद बैच है पटना कॉलेज में, इकबाल हॉस्टल में, कि मैं पुलिस सर्विस में आ गया, अब्बास जो है वो ऑडिट सर्विस में गए, 2 आदमी डिप्टी कलेक्टर बिहार में हैं मेरे बैच में। हाँ, तो कम से कम ये 12-13 लोगों का, एक प्रोफेसर अकरम हो गए अलीगढ़ में, तो ये 5 लोग तो मैं आपको अभी गिना सकता हूँ जो ठीक ठाक कर गए ज़िंदगी में इन टर्म्स ऑफ करियर। तो ये ऐसे नहीं आया है, हमारे उस्ताद की मेहनत है और वो हमारे जो सीनियर्स थे उनकी मेहनत है, और साथ ही साथ ये जो एक हम लोगों में ख़ुद में जज्बा था। देखिए हमारे पास ना कोई वापस जाने का रास्ता नहीं था, और ये अक्सर लोगों के साथ होता है कि आप हार नहीं मान सकते, छोड़ देंगे तो क्या करेंगे, हल जोतेंगे जा करके। मतलब हल जोतना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन मैं तमाम नौजवानों से कहना चाहूँगा ये बात कि क्विटिंग जो है ना वो रास्ता नहीं है। अगर आप क्विट करेंगे तो फिर आप में जो पोटेंशियल है वो कभी रियलाइज़ नहीं होगी, और हर चीज़ जो फोर्ज होती है, जो चमकती है, जो खालिस बनाई जाती है, उसको भट्टी से गुजारा जाता है, हीरे को काटा जाता है तब जाके वो चमकता है, सोने को पिघलाया जाता है तब जाकर वो खालिस बनता है। तो बहुत मुश्किल का वक्त था। और अगर आपको याद हो कि 92 का जो दौर था, मैं समझता हूँ कि उससे भयानक दौर हमने देखा नहीं है। पूरे मुल्क में कम्युनलिज्म अपने शबाब पे था। हमारे हॉस्टल में हम लोग रात में ताला मार करके रहते थे, और कुछ भी नारेबाजी हो तो फ़ौरन सब के सब छत पे जाते थे, और लगता था कि कभी भी अटैक हो जाएगा, साइंडाई हो गया, हॉस्टल छोड़ के जाना पड़ा, बड़ी दुश्वारियाँ हुई और भगदड़ मचती थी। उस दरमियान एक और चीज़ हमने सीखी। मेरा जो सबसे करीबी दोस्त था वो, उसका नाम था नीरज, अभी डिफेंस अकाउंट सर्विस में है, और वो जॉइंट सेक्रेटरी है मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में। वो बाजू के हॉस्टल में रहता था, मंटो हॉस्टल था, और मैं इकबाल में रहता था। इकबाल माइनॉरिटी हॉस्टल था। उस दरमियान भी उस 3-4 महीनों में मैं उसके पास जाता था, और मेरे पास आते थे। तो हमारा दस्तूर ये था कि इधर मेरा हॉस्टल, बीच में एक मैदान, उसके थोड़ी दूर आगे मंटू हॉस्टल। तो मैं उसको मंटू के गेट तक छोड़ के आता था, और वो मुझे इकबाल के गेट तक छोड़ के जाता था। तो अखुवत, ब्रदरहुड, वो भी हमने उस ज़माने में देखा, और हमने एक्सट्रीम पोलराइजेशन भी देखा। और उस वजह से क्या हो जाता है कि आपकी जो शख्सियत बनती है ना, तो उसमें ये एक्सपोजर्स जो होते हैं, मैं समझता हूँ कि ये आपको तमाम गर्द व ग़बार से पाक कर देते हैं। आप इंसान को इंसान महज ह्यूमन की बीइंग के तौर पे देखते हैं, और ह्यूमनिज़म जो है वो एक बहुत बड़ी वैल्यू के तौर पे आपके सामने आती है। तो आज शायद जो मेरा रवैया है, और जिसको आप कहिए रवादारी का रवैया, ये जो कंपोजिट कल्चर हमारा है, मैंने उसको तब समझा जब मैंने ये हाल देखा, और मैं ख़ुद भगदड़ में फंसा हूँ, तो मुझे मालूम है कि क्या खौफ और क्या वहशत का आलम होता है वो। लेकिन उस दौर में भी और उसके बाद भी, तो मैं ये चीज़ें इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि ये जो बच्चे आज आ रहे हैं ना, आपके ऑडियंस आएंगे ना, हो सकता है कि इनकी ज़िंदगी में ये मरहले कभी ना कभी आएँ। तो भाई अगर मैं तब छोड़ देता तो मैं क्या कर रहा होता, मैं आज आपके सामने नहीं बैठा होता। तो मैं समझता हूँ कि हार ना मानना, हौसला नहीं हारना, और गिर के फिर उठना। मैं भी नाकाम हुआ हूँ, मैं भी परेशान हुआ हूँ, और मुझे याद है कि जब दंगे हुए गांव में फैल गए। मैं आपको बल्कि यहाँ पे शेयर कर सकता हूँ कि 92 में जब बाबरी मस्जिद शहीद हुई तो अररिया में दंगा नहीं फैला, लेकिन उसके 2 हफ्ते बाद एक र्यूमर फैल गया कि अररिया की जामे मस्जिद शहीद कर दी गई है। ये र्यूमर का फैलना था कि देहातों में जहाँ कभी दंगा नहीं हुआ था, दंगा हो गया, और बहुत सारे लोग बेगुनाह उसमें मारे गए। हमारे गांव के बगल वाले गांव में हो गया। अब जब रपट लिखाई गई तो पूछा गया, इस गांव में मेन लोग कौन हैं? 1 नंबर पे मेरे दादा, 2 नंबर पे मेरे वालिद साहब, 3 नंबर पे मेरा ख़ानदान, एक्यूज़ नंबर 1, 2, 3। इस किस्म से मेरे वालिद साहब अरेस्ट कर लिए गए, उनको 3 महीने जेल में रहना पड़ा। बहुत मुश्किल का वक्त था। वो फाइनली वो एक्विट हो गया उस केस में, उनको बाइज़्ज़त बरी किया गया 10, 15, 20 साल के बाद। लेकिन आप समझ सकते हैं वो दौर कैसा गया होगा। पैसे आने बंद हो गए, और मैं पटना में था, बहुत मुश्किल का दौर गुजरा वो, और हमें कई फ्रंट्स पे लड़ाइयाँ लड़नी पड़ी।
एक तो वालिद साहब की बेल करानी है, फिर अपनी मासूमियत का सबूत देना है, सरवाइव भी करना है। तो उस दरमियान मैंने फिर पढ़ाना शुरू किया बच्चों को। वालिद साहब अंदर तो तनख्वाह बंद, और 48 घंटे अगर आप अरेस्ट हो गए तो आप सस्पेंड, तो पैसे कहाँ से आएंगे। और ख़ुददारी इस बात की इजाज़त नहीं देती थी कि दस्ते सवाल दराज किया जाए किसी के सामने, वो थोड़ी सी एक कमी रही है। आपने ट्यूशन देना शुरू कर दिया बच्चों को? हाँ, पढ़ाना शुरू किया। अच्छा, ये प्रिपरेशन जो है यूपीएससी के लिए, वो आप पटना में रहकर आपने किया या आप दिल्ली वगैरह गए थे उसको? देखिए, यूपीएससी जो है सीरियसली हमने, जब मैं पटना कॉलेज चला गया तो उसके बाद पढ़ना शुरू किया। बल्कि मैं पढ़ाई का तरीक़ा भी शेयर करता हूँ कि हम कैसे पढ़ते हैं। अब जैसे मैं वाक़या सुनाता हूँ। मैं सुपरिटेंडेंट पुलिस था वर्धा में, तो मैं एक बार यहाँ CST से ट्रेन पे विदर्भ एक्सप्रेस से जा रहा था। तो मेरे सामने वाली सीट पे मैं AC2 टायर में जा रहा था, तो एक लड़की बैठी हुई थी। तो गाड़ी शुरू हुई, उस केबिन में हम ही दोनों आदमी। उसके बाद उम्मीद होती कि दादर से लोग और चढ़ जाएंगे, वहाँ से भी कोई नहीं आया। तो अब अगला स्टॉपेज है कल्याण तक, तो इस दरमियान में कोई नहीं आने वाला था। तो मैंने देखा वो कुछ अनकंफर्टेबल महसूस कर रही थी, तो मैंने उससे बातचीत शुरू की, कहाँ जा रही हो तुम? तो वो एक मेडिकल कॉलेज में पढ़ती थी वर्धा में। तो मेरे चूँकि ख़ानदान में डॉक्टर्स रहे हैं तो मुझे थोड़ा बहुत इल्म है। तो मैंने उसको पूछा कि कौन कौन सी किताबें पढ़ रही हो। तब तक मैंने ये सुन के रखा था कि ग्रेस एनाटोमी नाम की एक किताब है जिसको बाइबल कहते हैं मेडिकल स्टूडेंट की। अब जैसे दीवाने गालिब आपने नहीं पढ़ी तो आप उर्दू से नाआशना है, मतलब ऐसा मैं समझ सकता हूँ। तो मैंने पूछा तुम ग्रेस एनाटोमी पढ़ी हो क्या? बोली आप कौन पढ़ता है? मुझे लगा किताब बदल गई होगी, कोई नई किताब आई होगी, मेरा इल्म जो है पुराना हो गया है। तो मैंने पूछा अब कौन सी किताब पढ़ते हैं? तो उन्होंने कहा नहीं अब किताब नहीं पढ़ते। तो मेरी जो तजस्सुस है वो मेरा और बढ़ गया कि अब क्या पढ़ते हैं। मैंने पूछा फिर क्या पढ़ते हैं? तो बोले नहीं अब नोट्स पढ़ते हैं। तो मैंने पूछा कि तो नोट्स पढ़ करके मेडिकल पे मलका हासिल हो जाएगा क्या? बोले नहीं दस्तूर अभी यही हो गया है। मैं इस वाक़े को यहाँ कोट क्यों कर रहा हूँ कि अगर आपको एक देरपा कामयाबी चाहिए, एक लॉन्ग लास्टिंग सक्सेस चाहिए, तो नोट्स पढ़ के नहीं होगी। उसके लिए आपको बुनियाद बनानी पड़ेगी, और वो बुनियाद जो है वो आपको शुरू से करनी पड़ेगी, या जब से आपको ख्याल आ जाए कि करना है। तो जब मैं ग्रेजुएशन में गया तो अमूमन ज्योग्राफी चूँकि मेरा सब्जेक्ट था और पहली बार ज़िंदगी में ज्योग्राफी सब्जेक्ट लिया, तो कौन सी किताब पढ़ें? तो मैं गया, वो सिलेबस मिलता है पटना यूनिवर्सिटी में, तब सिलेबस मिलता था, तो पीछे रिकमेंडेड बुक्स लिखी रहती थी। तो पहली 10-15 किताबें जो थी वो सारी फ़ॉरेन वाली थी, और आपको मालूम है कि फ़ॉरेन किताबें ज़रा कॉस्टली होती हैं और अपने हालात वैसे नहीं थे। लेकिन बहरहाल मेरे इख्तियार में जितना रहा, मैंने वो किताबें जाके ख़रीद ली और मैंने वहाँ से पढ़ाई शुरू की। अब आपको मालूम है कि मेरी अंग्रेज़ी का आलम था। अब मैं ग्रेजुएशन में एक या कई फ़ॉरेन राइटर्स की किताब पढ़ रहा हूँ, मुझे 3 बार 4 बार पढ़नी पड़ी किताबें। लेकिन उसके बाद जो मेरा नॉलेज का बेस बना वो अल्लाह का शुक्र है कि आज तक कायम है। एक तो मैंने ये कोशिश की, दूसरी ये कोशिश की कि जैसे आप यहाँ पे भी देखते होंगे और ख़ास तौर से पटना या दिल्ली में तो बहुत आम है कि सरे राह फुटपाथ पे किताबें मिलती हैं, पुरानी किताबें मिलती हैं। तो मेरा ये मामूल हुआ करता था कि मैं वहाँ पे जाके किताबें छांट के देखता था कि मेरे काम की कोई किताब मिल जाए जो मेरे सब्जेक्ट की हो, अगरचे मेरे सिलेबस से मिलती जुलती ना हो, लेकिन वो मेरे सब्जेक्ट की किताब हो। तो पुरानी किताबें सस्ती मिल जाती हैं, तो ऐसे बहुत सारी किताबें मुझे मिल गई। उनको पढ़ने से आपका जो बेस है, ग्राउंड वर्क है, वो मजबूत हो जाता है। तो मैंने वो पढ़ाई की। तीसरी मैंने ये कोशिश की कि मुश्किल है ना, लेकिन नामुमकिन तो नहीं है करना, पढ़ने पड़ेगा, 2 बार 4 बार पढ़ना पड़ेगा, लेकिन उसको मैं पढ़ूंगा और पढ़ने के बाद मैं अपने कंसेप्ट्स को बनाऊंगा। अगर मैंने कंसेप्ट बना लिया तो इंशाल्लाह मुझे आगे कोई चीज़ रोक नहीं पाएगी। तो मुझे दुश्वारी बहुत हुई, लेकिन बहरहाल वो मैंने आपको कहा ना जुनून का सफ़र होता है, तो वो जुनून का सफ़र जारी रहा। तो 2-3 साल के बाद मुझे ये अंदाज़ा होने लगा कि अब मैं अगर सिविल सर्विस में बैठ गया तो मैं इंशाल्लाह कामयाब हो जाऊँगा। तो देखिए वो एक 15 साल के मेहनत का सफ़र था ग्रेजुएशन आने तक, लेकिन उसमें धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस इस दर्जे पे आ जाता है कि आपको लगने लगता है कि नहीं मैं अब कर लूँगा, मैं कर लूँगा। तो मैं समझता हूँ कि ये कोशिश जो भी कर सकते हैं, जब से वो बेदार हो जाएं
तो उनको बेस बुक्स, अच्छी किताबें वो पढ़नी चाहिए। वो पढ़ ली, उसके बाद आप कोई नोट पढ़ लीजिए, चलेगा। लेकिन जब तक आपने फंडामेंटल बुक्स नहीं पढ़ी हैं तो तब तक हमेशा आप ज़रा डोल ड्रम के कैफियत में रहिएगा। आप अटक जाते हैं। ये ऐसा कि बिना लाइसेंस के आप गाड़ी चला रहे हैं, तो नहीं है कोई ट्रैफिक वाला तो ठीक है, आप पहुंच सकते हैं। लेकिन अगर हाथ खड़ा हो गया ना तो फिर दुश्वार है, आप रुक जाइएगा वहाँ पे। तो ये सिलसिला जो है मैं समझता हूँ कि आज भी उतना ही वैलिड है जितना कि उस दौर में था। और आज जो बच्चों की बड़ी कमज़ोरी है वो ये है कि शॉर्टकट चाहिए उन्हें। भाई ज़िंदगी में शॉर्टकट से कुछ नहीं हासिल होता है, ज़िंदगी लॉन्ग कट से ही चलती है। आप देखिए ना कि जो भी आदमी कामयाब है वो एक लंबा सफ़र तय करके वहाँ पहुँचा है। तो मैं अपने आप को उसके मुकाबिल उस वक्त तक नहीं ला सकता जब तक कि मैं भी वो सफ़र तय करके वहाँ तक ना पहुँचूँ। तो ये ज़रूरी है कि बच्चे इस चीज़ को जानें। और मेहनत मेरे लिए कोई दूसरा करके नहीं दे सकता है। मेरे वालिद साहब नहीं पढ़ के दे सकते हैं मुझे, वो किताबें दे सकते हैं मुझे, वो पैसे भेज सकते हैं मेरे लिए, वो रहने के एक अच्छा इंतज़ाम करवा सकते हैं, लैपटॉप दे सकते हैं, मोबाइल दे सकते हैं। पढ़ना तो बहरहाल मुझे ही है। और अब जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, सिर्फ सिविल सर्विस नहीं, मैनेजमेंट के हों, अच्छे IIT के पेपर्स हों, मेडिकल के पेपर्स हों, वो मेमोरी बेस नहीं है, वो आपकी पकड़ कितनी है सब्जेक्ट पे, ये उस चीज़ को चेक करते हैं। तो जब आपकी पकड़ नहीं होगी तो आप अटक जाइए।